इंसान इस धरती पर हर जगह हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम बसे कैसे हैं? मतलब हमारा ये फैलाव कितना ज़्यादा ऊंचा नीचा है। चलिए आज इसी बड़ी और दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले एक आंकड़ा। दिसंबर 2025 तक इस दुनिया में हम इंसानों की आबादी पता है कितनी होगी? लगभग 8.26 अरब। ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। लेकिन अब आता है एक ऐसा आंकड़ा जो सोचने पर मजबूर कर देगा। हम में से 90% लोग, जी हां 90% धरती की, सिर्फ 10% जमीन पर रहते हैं। सोचिए जरा, पूरी दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा लगभग खाली है और हम सब एक छोटे से कोने में सिमटे हुए हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्यों है? हमारी दुनिया में आबादी का बंटवारा इतना ऊंच नीच वाला क्यों है? कुछ जगहें तो लोगों से खचाखच भरी हैं और कुछ एकदम वीरान। आज की इस पड़ताल में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दुनिया वाकई में कितनी विरोधाभासों से भरी है। अच्छा, ये चार्ट देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। दुनिया की लगभग 60% आबादी अकेले एशिया में रहती है। उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है, बाकी सब बहुत पीछे हैं। मतलब ये तो साफ है कि हमारी पूरी दुनिया की आबादी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पूरब की तरफ झुका हुआ है। अब देखिए, सिर्फ आबादी का कुल आंकड़ा ही सब कुछ नहीं बताता। असली कहानी तो तब समझ आती है जब हम ये देखते हैं कि लोग कितने पास पास रहते हैं। मतलब अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, और देखिएगा इससे हमारी समझ कैसे बदलती है। पूरी दुनिया का अगर एक औसत निकालें तो हर 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में करीब करीब 62 लोग रहते हैं। ठीक है, अब इस नंबर को जरा दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे जो आंकड़े आएंगे वो आपको हैरान कर देंगे। और यहाँ देखिए, मामला और भी साफ हो जाता है। एशिया जहाँ सबसे ज्यादा लोग हैं, वहाँ घनत्व भी सबसे ज्यादा है, करीब 154 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं दूसरी तरफ ओशिनिया को देखिए, सिर्फ 5। मतलब कहाँ 154 और कहाँ 5। इससे ये बात साफ होती है कि कुल आबादी और घनत्व, ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। इस फर्क को और भी अच्छे से समझना है तो इन 2 देशों को देखिए। एक तरफ है मोनाको, जहां 1 वर्ग किलोमीटर में 18,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब तिल रखने की जगह नहीं है। और दूसरी तरफ है मंगोलिया, जहां उतने ही बड़े इलाके में सिर्फ 2 लोग। सोच सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। तो अभी तक हमने जो देखा वो एक तरह से आज की तस्वीर थी, एक स्नैपशॉट। अब जरा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि समय के साथ जनसंख्या में बदलाव कैसे आता है। मतलब इस जनसंख्या के इंजन को समझते हैं। जरा 1960 के दशक में चलते हैं। उस दौर में दुनिया की आबादी 2.2% की रफ्तार से बढ़ रही थी। ये एक रिकॉर्ड था, मतलब एक तरह का जनसंख्या विस्फोट हो रहा था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। अब दुनिया की आबादी की बढ़ने की रफ्तार घटकर सिर्फ 0.85% रह गई है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि पूरी दुनिया में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार अब धीमी हो रही है। तो चलिए अब अपने सबसे बड़े सवाल पर वापस लौटते हैं। आखिर लोग कुछ खास जगहों पर ही क्यों रहते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए इन कारणों को समझते हैं। देखिए, इसका जवाब काफी हद तक हमारी बुनियादी जरूरतों में ही छिपा है। सबसे पहले तो भौगोलिक कारण। हम ऐसी जगह पसंद करते हैं जहां का मौसम अच्छा हो, जमीन खेती के लिए उपजाऊ हो, जैसे कि नदियों के किनारे के मैदान। फिर आते हैं आर्थिक कारण। लोग वहां जाते हैं जहां कामधंधे हों, नौकरियां हों। और हाँ, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहता जहां अशांति हो। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही तय करते हैं कि दुनिया में कहां ज्यादा लोग रहेंगे और कहां कम। अब एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल पर आते हैं। एक ऐसा सिद्धांत जो समझाता है कि लगभग हर देश की आबादी की कहानी किन पड़ावों से होकर गुजरती है। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल या डीटीएम। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये मॉडल बस ये दिखाता है कि जैसे जैसे कोई देश अमीर होता है और सामाजिक तौर पर तरक्की करता है, तो उसकी आबादी का पैटर्न कैसे बदलता है। मतलब ज्यादा जन्म और ज्यादा मृत्यु दर से कम जन्म और कम मृत्यु दर की तरफ। तो इस सफर के 5 मेन स्टेज होते हैं। स्टेज 1, हाई स्टेशनरी। सोचिए पुराने जमाने का समाज। यहाँ जन्म दर भी बहुत ज्यादा है और बीमारियां महामारियां होने के कारण मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है।
तो आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। फिर आता है स्टेज 2, अर्ली एक्सपैंडिंग। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने लगती हैं, तो मृत्यु दर तेजी से गिरती है, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची है। नतीजा, जनसंख्या में जबरदस्त उछाल, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आज नाइजीरिया जैसे देश इसी स्टेज में हैं। इसके बाद आता है स्टेज 3, लेट एक्सपैंडिंग। अब लोगों में जागरूकता आती है, परिवार छोटे होने लगते हैं, तो जन्म दर भी गिरने लगती है। आबादी अब भी बढ़ रही है, पर रफ्तार धीमी हो जाती है। भारत और ब्राजील इसके अच्छे उदाहरण हैं। फिर है स्टेज 4, लो स्टेशनरी। यहाँ आकर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं और एक तरह का बैलेंस बन जाता है। तो आबादी या तो स्थिर हो जाती है या बहुत ही मामूली बढ़ती है। ज़्यादातर यूरोपीय देश और अमेरिका इसी स्टेज में है। और आखिरी स्टेज 5, डिक्लाइनिंग। ये वो स्टेज है जहां जन्म दर मृत्यु दर से भी नीचे चली जाती है। मतलब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा मर रहे हैं और आबादी घटने लगती है। जापान और जर्मनी जैसे देश आज इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद अब जरा ये देखते हैं कि भविष्य में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और हम अपने भविष्य को कैसे संतुलित कर सकते हैं। आज दुनिया एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ वो देश है जहां आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहां संसाधनों पर, नौकरियों पर, पर्यावरण पर जबरदस्त दबाव है। और दूसरी तरफ वो देश है जहां आबादी घट रही है। वहां एक अलग ही समस्या है। आबादी बूढ़ी हो रही है, काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं और पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो कोई एक ग्लोबल समस्या नहीं है, बल्कि हर देश अपनी अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ाव पर खड़ा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हम एक ऐसा भविष्य कैसे बनाएं जो सबके लिए काम करे? एक ऐसा संतुलन कैसे पाएं जो उन देशों की भी मदद करे जो जनसंख्या विस्फोट से गुजर रहे हैं और उन देशों की भी जो आबादी की कमी से जूझ रहे हैं? ये सवाल आज हमारे समय की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है।